Hello everyone, welcome to your own YouTube channel FPA Exam Prep. So as I promised you earlier कि मैं लगातार वीडियोस लेकर आऊँगा इंग्लिश से रिलेटेड आपके वन डे एग्जाम्स के लिए, ताकि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो आपके लिए एरर्स से रिलेटेड। तो आपको पता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को एरर्स में ही होती है, क्योंकि एरर्स वो इंट्यूशन के बेसिस पर कर रहे होते हैं। उनको उसका लॉजिक नहीं पता होता, क्योंकि लॉजिक नहीं पता होता इसलिए वो उनका बहुत चांस होता है कि वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एरर्स पर वीडियो लाया हूँ, और इसी तरीके से आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। कॉम्प्रिहेंशन पर भी लाऊंगा, वो कैप पर भी लाऊंगा। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियोज आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एरर से रिलेटेड है। एरर बहुत अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन बहुत ट्रिकी एरर्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे कि पहला एरर है, रियरली दोज इन पावर एडमिट दैट दे वर रॉन्ग, दैट्स व्हाट मेक्स एम्परर अशोका यूनिक। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा घुमाते हुए सीधी सीधी बात आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में एरर है। एरर क्या है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन होता है उसके अंदर होता ही ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को पलट देना। तो इन्वर्जन में एक नॉर्मल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर उसकी मेन वर्ब आती है, देन उसका अपना क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर इन्वर्जन को फॉलो किया जाए तो जो वर्ड इन्वर्जन का होता है, मान लो यहाँ पर वो इन्वर्जन वाला वर्ड लिखा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। सो बेसिकली इन्वर्जन का मेन पर्पस क्या होता है? इन्वर्जन का मेन पर्पस होता है अपने सेंटेंस को स्ट्रेस करना। सो ऐसे कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं हमारे, जिनसे अगर सेंटेंस शुरू किया जाए तो उनके आगे वाले सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्जन फॉलो कर दिया जाता है। इन्वर्जन का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले और मेन वर्ब को आपका सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। सो बेसिकली हमें यही ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स वो कौन से होते हैं। सो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, नॉर, सो। इन वर्ड्स के साथ हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है। तो वन ऑफ दोज वर्ड इज रेयरली। सो रेयरली से अगर कभी सेंटेंस शुरू हो तो आपको ध्यान रखना है कि रेयरली के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर रखनी है। अब प्रॉब्लम यहां बच्चों को कहां आती है, हमारे 12 के 12 टेंसेज में से सिर्फ 2 ही टेंसेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेन वर्ब के थ्रू बना सकते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती अगर वो सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उनमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। बाकी आपका कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंसेज में हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ होती है। तो वहां इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है बच्चों, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है और हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती। तो हमें ये अंडरस्टूड करना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू डज आती है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें क्या आती है, डिड आती है। सो बेसिकली यही ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा लेंगे, सिंगुलर है तो डज लगा लेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल का मैटर नहीं करता है तो वहां डिड लगता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि डिड के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहां पर देखते हैं कि रेयरली दोज इन पावर एडमिट, एडमिट हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब रेयरली पहले आ गया तो यहाँ इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज लगना पड़ेगा। तो दोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू। तो हो जाएगा रियरली डू दोज इन पावर एडमिट दैट। तो यहाँ पर एरर हमारा फर्स्ट में है और वो क्या है, इन्वर्जन का एरर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट वॉज ओनली व्हेन लेवी शॉट वन अटैकर इन द थाई देन दे फाइनली लेफ्ट। अब ये पढ़ने में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर मैं इसके ग्रामर में जाऊंगा तो लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधी सीधी सी बात समझा रहा हूं हमेशा के लिए, जो आपको ध्यान रखना है। जब भी वर्ड ओनली व्हेन आ जाए तो ओनली व्हेन के बाद अगर कोई भी सेकंड सेंटेंस बनता है तो उसमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन लगाना पड़ेगा तो ओनली व्हेन के बाद हमेशा दैट को ही यूज किया जाता है। ओनली व्हेन के बाद हमेशा दैट को ही यूज किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ओनली व्हेन के बाद देन का यूज किया गया है, जो कि अनग्रामेटिकल है, तो यहां दैट लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके साथ एक बात और ध्यान रख लेना कि अगर ओनली व्हेन से पहले इट वाज या इट इज लगाए तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ओनली व्हेन से ही सेंटेंस शुरू कर दिया गया और इट वाज नहीं आया हो तो यहां भी इन्वर्जन का ही यूज करना पड़ेगा। अगर इसको मैं ओनली व्हेन से ही बनाता हूं तो देखिए ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, देखिए
मान लो इट वॉज मैंने गायब कर दिया, मैं ओनली व्हेन से ही लिखता हूं, ओनली व्हेन लेवी शॉट वन अटैकर in the thigh that they finally left। तो अब यहां पर देखें ओनली व्हेन जैसे ही शुरू में आ जाएगा तो यहां पर इन्वर्जन फॉलो हो जाएगा। अब यहां पर शॉर्ट जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, शूट फर्स्ट होती है, शॉर्ट शॉर्ट। तो शॉर्ट सेकंड फॉर्म है तो हमें मालूम है कि अगर शॉर्ट सेकंड फॉर्म है तो यहां डिड लगना चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे, डिड लगाकर इसमें इन्वर्जन फॉलो कर देंगे और शॉर्ट को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, शूट कर देंगे। तो ये ऐसे भी ठीक हो जाएगा। तो अगर इट इज इट वॉज लिखा हुआ है तब तो आपको इन्वर्जन फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस उससे शुरू नहीं किया गया। लेकिन अगर ओनली वन से सेंटेंस शुरू किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है दो बातें, एक तो इन्वर्जन फॉलो होगा और इसके जो पेयर में आएगा वो दैट कंजंक्शन आता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रेड एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रेडिक्टेड रेंज वुड डिपेंड ऑन द कोर्स द सिस्टम टेक्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, अब ध्यान से समझें आप, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ये साफ पता लगता है कि यहाँ प्रेडिक्शन की बात चल रही है, और अगर प्रेडिक्शन की बात चल रही है तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही होगी। लेकिन तुम ध्यान से पढ़ो कि डिपेंड ऑन द कोर्स द सिस्टम टेक्स ओवर द लास्ट फ्यू डेज। जब बात फ्यूचर की चल रही तो लास्ट फ्यू डेज कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ लास्ट नहीं होगा, यहाँ पर नेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है तो लास्ट का मतलब तो पास्ट हो गया। तो प्रेडिक्शन कैसे करोगे आप? तो दैट मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए come to the next question. Many a time I felt that he was taking undue advantage of me and pressurizing me to do things I didn't want. अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि प्रेशराइजिंग के बाद मी टू डू लिखा है, थिंग्स आई डिडंट वांट। अब यहां पर आई डिडंट वांट के बाद जब यहां पर मी टू डू लिखा है तो यहां पर भी आपको टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर ये फिर पता नहीं लगेगा कि आप आगे भी उसी चीज की बात कर रहे हो। तो टू लिखने से ये डू तो अंडरस्टूड हो जाएगा, यहां तो डू को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू लिखने से ये पता लग जाएगा कि यहां पर भी टू डू की ही आगे बात हो रही है। तो कभी भी इस तरीके का अगर सेंटेंस आए और सेम बात को आगे भी कॉमन किया जाए तो कॉमन करने के लिए हमें टू को जरूर लगाना पड़ता है। डू आप मेन वर्ब को नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ टू को लगाओ। तो ये ऐसे हो जाएगा, मैनी अ टाइम आई फेल्ट दैट ही वाज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ मी एंड प्रेशराइजिंग मी टू डू थिंग्स आई डिडंट वांट टू, जिसे मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो करने नहीं करना चाहता का आपको लिखना तो पड़ेगा, लेकिन टू लगाकर ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वही बात रिपीट की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रिंकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 3 to 4 कप्स ऑफ इंस्टेंट कॉफी अ डे रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जब भी एरर का पढ़ें तो आपको हमेशा शुरू से स्ट्रक्चर देखना चाहिए। हिंदी उसकी कभी नहीं बनानी चाहिए, हिंदी बनाओगे तो वो कभी भी आप उसका एरर नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिकली जब भी आप शुरू में सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इफ आई टॉक के सेंटेंस की अगर बात करें तो यहां पर जो ड्रिंकिंग है ना वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये रहा। अब तुम कहोगे सर सब्जेक्ट के तो ऑब्जेक्ट हमने कभी नहीं सुने थे, ऑब्जेक्ट तो या तो प्रीपोजिशन का होता है या वर्ब का होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्ब फॉर्म भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक इन्फिनिटिव होता है और एक जेरेंड होता है। तो आपने अगर एडवांस वर्ब में नहीं गए हो तो मैं समझा देता हूं, इन्फिनिटिव 2 + V1 भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है और जेरेंड फॉर्म वर्ब का एनजी फॉर्म भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। अब क्योंकि ये किससे निकले होते हैं? वर्ब से ही निकले होते हैं, तो वर्ब का कुछ आदतें इनके अंदर तब भी रहती है, और वो क्या आदत होती है? अपने ऑब्जेक्ट को लेना। तो अगर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं तो भी अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ ड्रिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ड्रिंकिंग है। अब आपको पता होगा कि एक्शंस जो होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो बेसिकली इस ड्रिंकिंग का जो वर्ब है रिड्यूस, रिड्यूस हमारा प्लूरल वर्ब होता है। तो इसको अगर हमें सिंगुलर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसेस। तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 3 to 4 कप्स ऑफ इंस्टेंट कॉफी अ डे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेनी हेल्थ कंडीशंस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल एंड सिविल लॉज कैन बी यूज्ड टू पेनलाइज दोज हु मिसयूज टेक्नोलॉजीज रादर देन वेटिंग फॉर न्यू लॉज। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसमें ज्यादा डीप में जाके मैं सिंपल सी एक बात आपको समझा देता हूं
कि जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाए तो वो दोनों चीजें ना सेम कैटेगरी में होनी चाहिए। सेम कैटेगरी का मतलब उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी सेम होना चाहिए, वो वैसे भी सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर तुम किसी टीचर का कंपैरिजन कर रहे हो तो इट शुड बी विद अ टीचर ओनली। आप टीचर का कंपैरिजन स्टूडेंट से नहीं कर सकते, स्टूडेंट का टीचर कंपैरिजन से टीचर से नहीं कर सकते। सो कंपैरिजन शुड बी इन सेम थिंग्स, ठीक है। तो वो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि अगर हम एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एडजेक्टिव से ही होना चाहिए, नाउन का नाउन से, वर्ब का वर्ब से। तो कंपैरिजन हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। अब देखो यहां पर मिस यूज का कंपैरिजन आप वेटिंग से कर रहे हो। अब मिस यूज वर्ब की बेस फॉर्म है जबकि वेटिंग हमारा जिरंड फॉर्म है, तो या तो ये भी जिरंड होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, बेयर फॉर्म है, तो इसे भी वेट लिखोगे तब जाकर ये ठीक हो जाएगा और हो जाएगा। द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिविल लॉज कैन बी यूज्ड टू पेनलाइज दोज हु मिसयूज टेक्नोलॉजीज रादर देन वेट फॉर न्यू लॉज। गॉट इट? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एयर पॉल्यूशन इज शॉर्टिंग लाइफ बाय ऑलमोस्ट 12 years इन दिल्ली। ठीक है, अब अगर इसको तुम जल्दी जल्दी में पढ़ लोगे सेंटेंस को तब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है कि इंट्यूशन के बेसिस पर आप शॉर्टिंग वर्ड को ये देखो कि शॉर्टिंग वर्ड तो बोला नहीं जाता, तो क्या होना चाहिए। तो होना तो यहां पर क्या चाहिए, बेसिकली शॉर्टनिंग। अब मैं वो तुम में से कुछ बच्चे ये समझेंगे सर शॉर्टिंग ही क्यों खराब है। शॉर्टनिंग क्या, शॉर्टिंग भी ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो। हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं और नाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला स्वीट, हार्ड, वाइड, शॉर्ट, स्ट्रेट, फ्राइटन, फ्राइट, मतलब ये कुछ हमारे इसमें कुछ नाउन भी हो सकते हैं, इसमें कुछ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब इन नाउन एडजेक्टिव की वर्ब फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्वीट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्वीटन, हार्डन, वाइडन, शॉर्टन, स्ट्रेटन, फ्राइटन। तो जब इसमें ईएन लगता है ना बच्चों तो ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, लेकिन अगर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लाना है तो इसमें ईडी फॉर्म और जोड़ दो आप सब में, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी ईडी आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाए स्वीट एंड फर्स्ट फॉर्म, स्वीट एंड सेकंड और स्वीट एंड ही थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी। अब यहां पर बात ये आती है कि जब हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है तो अगर हमें आईएनजी सफिक्स लगाना है तो हम फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं। तो अगर हमारी फर्स्ट फॉर्म ईएन से बनती है तो आईएनजी तो इसके बाद ही लगना चाहिए ना, तो आईएनजी यही लगेगा, तो शॉर्टनिंग ही लिखना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ एक बात और बता देता हूं आपको, ज्यादातर बच्चे ईएन से इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ईएन लगने से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट होती है। ऑब्वियसली होती है, जैसे मैं बोलूं ड्रंक, ड्रंकन भी होती है एक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। ये हमारा एडजेक्टिव और नाउन से बन रही है, तो अगर एडजेक्टिव और नाउन से बनेगी तो ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो यहां कंफ्यूजन ये भी दे देता है कि इसको थर्ड फॉर्म बनाकर यूज करने को दे देता है आपको। अगर बच्चे को वहां पता है कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म नहीं होती, तो वो एरर पकड़ लेता है, लेकिन अगर उसको ये थर्ड फॉर्म ही लग रही है तो वहां एरर में वो पकड़ नहीं पाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म बनाकर भी आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब कहता है आई हार्डली नो देम, आई हैव ओनली मेट देम वंस। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है बेटा, इस क्वेश्चन में यह बात ध्यान रखनी है कि ओनली एडवर्ब का यूज हम किसी भी वर्ड के साथ कर सकते हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए। अब किसी भी वर्ड के साथ आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन हर सेंटेंस में जिस वर्ड को यूज करना होता है वो एक फिक्स वर्ड होता है जिससे ओनली को आपको स्ट्रेस करना होता है। पेपर के अंदर आपको ओनली को लेकर इसी तरीके से एरर देंगे कि ओनली वर्ड जिस वर्ड को स्ट्रेस कर रहा है उसको ना करवा के किसी दूसरे वर्ड को स्ट्रेस करवाएंगे, लेकिन हमें सेंटेंस पढ़कर यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये वर्ड किसको स्ट्रेस करने के लिए लगाया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर इसी सेंटेंस में अगर हम देखें आई हार्डली नो देम, आई हैव ओनली मेट, अब ओनली किसके लिए, मेट के लिए लगाया, लेकिन यहां मेट को स्ट्रेस नहीं करना है, उसको वंस को स्ट्रेस करना है। अगर वंस को स्ट्रेस करना है तो ओनली यहां लगाया जाना चाहिए, आई हार्डली नो देम, आई हैव मेट देम ओनली वंस। तो कभी कभी पेपर में ओनली को लेकर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्या करना है कि
ओनली कहीं भी लिख के दे देगा, लेकिन जिसको वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, हमें उसी के पहले उसको लिखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, द सोल्जर only received 2 letters yet। अब हमें मालूम है कि ओनली यहां रिसीव्ड को स्ट्रेस नहीं कर रहा, बल्कि 2 लेटर को कर रहा है, तो ओनली यहां आना चाहिए, ओनली 2 letters yet। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट नॉट ओनली द मैन रेस्क्यूड बट ऑल्सो द मैन हु आर रेस्क्यूइंग आर सेफ। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको फिर भी समझा देता हूं आपको। एक्चुअल में होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है अपने एक्शन का, तो वो एक्टिव वॉइस होती है, और जब भी सब्जेक्ट रिसीवर होता है एक्शन का, तो वो हमारी पैसिव वॉइस होती है। तो अब अगर हम ये ध्यान से पढ़ें तो यहाँ 2 लोगों की बात की जा रही है। एक तो वो लोग जिन्हें बचाया जा रहा है, बचाया जाता है, और एक वो लोग जो बचा रहे हैं। तो यहां पर जो बचा रहे हैं वो डूअर हुए एक्शन के, और जिन्हें बचाया गया वो रिसीवर हुए एक्शन के। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपका सब्जेक्ट आपके एक्शन का रिसीवर है, तो उनको बी फॉर्म से, प्रॉपर बी फॉर्म से कनेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब जैसे मान लो मैंने लिखा द टाउन डेकोरेटेड वेल। अब हम देखेंगे ये टाउन है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और डेकोरेटेड का मतलब किसी को डेकोरेट करना होता है। तो अब क्या टाउन डेकोरेट कर रहा है या टाउन को डेकोरेट किया गया है? तो अब यहां पर आपको साफ समझ में आता है कि सर टाउन को डेकोरेट किया गया है, टाउन डेकोरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब टाउन जो है इस वर्ब का, इस सेक्शन का रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा। अगर ये इस वर्ब का रिसीवर है, तो अगर आपने यहां बी फॉर्म नहीं लगाई, तो इसका मतलब यही होगा कि टाउन ने डेकोरेट किया वेल। किया तो किसको किया, लेकिन करने होने वाला तो खुद टाउन है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको ये लगता है कि सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है वर्ब का, तो उसे प्रॉपर बी फॉर्म से जोड़ो। अब बी फॉर्म कैसे पता लगेगी? तो बी फॉर्म ऐसे पता लगेगी, जो मेन वर्ब है वो देखो किस फॉर्म में बैठा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा ये सेकंड फॉर्म में है, तो बी फॉर्म सेकंड फॉर्म में आएगी, और बी फॉर्म की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, और वॉज लगते ही अपने आप में थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिसीवर के लिए बी फॉर्म लगाते हैं। अब आ जाओ यहां पर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट नॉट ओनली द मैन रेस्क्यूड। ये जरूरी नहीं है कि जिनको बचाया गया है, बल्कि जो बचा रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको बचाया गया है, तो यहां बी फॉर्म तो है नहीं, तो यहां लगाना पड़ेगा टू बी रेस्क्यूड। यानी कि मतलब ये बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ वही लोग नहीं जिनको बचाया जाता है, बल्कि जो बचा रहे हैं वो भी सेफ होने चाहिए। तो इनका कहने का मतलब है, तो जब भी किसी एक्शन का रिसीवर को आप रेफर करोगे, तो बी फॉर्म के साथ उसको रेफर करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए, इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप आराम से उसे देखें और इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल ऑफ हिज प्लान्स फेल थ्रू हिज पायस मदर अर्ज्ड हिम टू प्रे गॉड एंड पुट हिज ट्रस्ट इन हिम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो प्रे वर्ब होती है ना बच्चे, प्रे वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आते। इसके बाद जिससे भी आप प्रे कर रहे हो, तो प्रे के बाद टू होता है, क्योंकि प्रे क्या है, एक ऐसी चीज है जो आप किसी को कर रहे हो। तो प्रे का रिसिपिएंट कौन होगा? जो भी होगा जिससे भी करे गॉड। तो रिसिपिएंट की जो प्रीपोजिशन होती है वो टू होती है। तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? प्रे टू गॉड। तो प्रे के बाद हमेशा टू लगाया करो अगर आप किसी से प्रे कर रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब इसमें एरर है। तो आई होप कि ये जितने भी एरर मैंने समझाए और इनके साथ जो ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं मैंने, ये आपकी समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट रहता है, तो आप अपने मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर, और उस मैसेज का आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।